अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को विकसित भारत @2047 थीम पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया और जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना है। और देखिए, नीति आयोग वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया हुआ था। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं कि आखिर इस बैठक के मुख्य परिणाम क्या निकले हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और नीति आयोग की जो शासी परिषद है, एक क्या है आखिर, इसमें कौन कौन शामिल रहता है, उस पर बात करेंगे। नीति आयोग क्या है उसे भी जान लेंगे। और देखिए, इस तरह के जो टॉपिक रहते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बैठक के मुख्य परिणाम क्या रहे? तो 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण, भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। यह महत्वाकांक्षा देश के सतत विकास, आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर करने को उजागर करती है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत। आप अब यहाँ कहेंगे कि जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें आय उत्पन्न होती है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पन्न कुल आउटपुट का बाजार मूल्य है। और जीडीपी इस बात पर ध्यान देता है कि आउटपुट कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इस बात पर नहीं कि इसे कौन उत्पन्न कर रहा है। वर्ष 2047 हेतु राज्य का दृष्टिकोण, तो एक राज्य जिले को विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए वर्ष 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य महत्वपूर्ण है। शून्य गरीबी लक्ष्य, तो बैठक से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया और शून्य गरीबी वाले गांव की अवधारणा पर चर्चा की गई, और जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर से समग्र विकास करना है। बुनियादी ढांचा और निवेश, तो प्रधानमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे, कानूनन और व्यवस्था तथा सुशासन के महत्व पर जोर दिया। राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले मापदंडों के माध्यम से निगरानी करते हुए निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक निवेश अनुकूल चार्टर प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा और कौशल विकास, तो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु उनके कौशल पर जोर दिया गया है और जिससे वैश्विक कुशल संसाधन केंद्र के रूप में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके। कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक कृषि, तो आदि की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि में विविधता लाने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई ताकि मृदा उर्वरता में सुधार हो, लागत कम हो और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाई जा सके। जीवन की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग, तो मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया गया और जिसमें पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और भूमि संपत्ति प्रबंधन जैसे 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों की भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने हेतु जनसांख्यिकीय प्रबंधन योजनाएं शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण कार्य करने को कहा है और इसके लिए उन्हें क्षमता निर्माण आयोग के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिडों के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया है। और शासन ने साइबर सुरक्षा और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण और साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान और कुशल शासन हेतु एआई का लाभ उठाने को भविष्य की तत्परता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया। और जीवन की सुगमता की व्यापक थीम के तहत मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित 5 प्रमुख विषयों पर अनुसंधान की गई है। पेयजल, पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता। विद्युत, गुणवत्ता, दक्षता, विश्वसनीयता। स्वास्थ्य, सुगमता, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, पहुंच और गुणवत्ता। भूमि संपत्ति, सुगमता, पंजीकरण, म्यूटेशन। और देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद क्या है? तो इसकी शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसका कार्य विकास को आकार देने में भागीदारी के साथ प्राथमिकताओं और रणनीतियों का और वाली शासी परिषद विकास
अंतर क्षेत्रीय विभागीय संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करती है। बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में आप देखिए विधानसभा वाले राज्य और केंद्र वाले प्रदेशों के उपराज्यपाल के उपाध्यक्ष रहते हैं। नीति आयोग विशेष आमंत्रित सदस्य रहते हैं। इसके कार्य की बात करें तो शासी परिषद की नीति आयोग के सभी कार्यों की नीतियों का समन्वय भी करता है। शासी परिषद सचिवालय परिचालन के लिए नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, स्थायी समिति के मामलों, आरटीआई प्रश्नों, जीसीएस से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी शिकायतों को भी संभालता है। अब नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। और इसमें 2 हब हैं। टीम इंडिया हब यह राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। वो सब नीति आयोग की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। देख सकते हैं डीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल नवाचार मिशन, 7 प्रोजेक्ट, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य विपणन और सुधार सूचकांक। और आप देखते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक, ये सभी नीति आयोग की पहल है, ये भी याद रखिएगा। तो इतना जानकारी जरूर याद रखिएगा और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, तो जब भी इस तरह की कोई बैठक होती है तो जरूर पढ़ लिया करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। अभी हाल ही में भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है, जो 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में आप लोग IPEF के नाम से जानते हैं, ब्लॉक द्वारा स्थापित 3 निकायों में से एक है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप देखते हैं कि आपके वनडे एग्जाम भी बहुत सारे होते रहते हैं। और मैं इसीलिए कहता भी हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को मालूम भी चलेगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आखिर ये आपूर्ति श्रृंखला परिषद क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और IPEF क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे, जान लेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद क्या है, तो भारत और 13 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की। इसमें आप देखेंगे आपूर्ति श्रृंखला परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने हेतु लक्षित कार्रवाई उन्मुख कार्य करना, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, तो आपातकालीन या फिर आसन्न व्यवधानों के लिए सामूहिक आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु एक मंच प्रदान करना। एक आप देखें श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड, ये क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल विकास को मजबूत करने के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं सरकारों को एक साथ लाना इसका काम है। हाल की नियुक्तियां देख लीजिए। बैठकों के दौरान तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से प्रत्येक ने एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया है, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। और निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष, आपूर्ति श्रृंखला परिषद अमेरिका इसका अध्यक्ष है, भारत इसका उपाध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, कोरिया गणराज्य इसका अध्यक्ष है और जापान इसका उपाध्यक्ष है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अध्यक्ष है और फिजी इसका उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसकी महत्व की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड की
के उद्घाटन वर्चुअल बैठकों के आयोजन से आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ आगे बढ़े हैं। आपूर्ति श्रृंखला परिषद ने संदर्भ की शर्तें अपनाई और आरंभिक कार्य प्राथमिकताओं पर चर्चा की है, और जिन पर आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन के दौरान सितंबर 2024 में वॉशिंगटन डीसी में होने वाली अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में आगे चर्चा की है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क ने निकट और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं वाली चर्चा की है, और जिसमें टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करना शामिल है, तथा आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन के साथ साथ अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक की योजना बनाई है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड ने आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा भी की है। यह आयोजन न केवल श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड के कार्य को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते में श्रम प्रावधानों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आईपीईएफ का क्या है, तो इसका परिचय देख लीजिए। आईपीईएफ की शुरुआत मई 2022 में टोक्यो जापान में की गई थी, और जिसमें आप देखिए 14 देश शामिल हैं। आईपीईएफ का उद्देश्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता, समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव व सहयोग को मजबूत करना। आईपीईएफ 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। इसमें ढांचा व्यापार, इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने का प्रयास करना। स्वच्छ अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी, इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को आगे बढ़ाना। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, कर और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां, प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी और कर उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना। और इसमें आप देखेंगे भारत आईपीईएफ के स्तंभ 2 और स्तंभ 2 से लेकर 4 में शामिल हो गया है, जबकि इसने स्तंभ 1 में पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वहन किया है। क्या किया है? निर्वहन किया है। किसने? भारत ने। अब आप कहो कि इसमें 14 जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गई, ब्रुनई हो गई, फिजी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें इसके सभी सदस्य हैं। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग उनका आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।